वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट्स। सो हम बीएससी फाइनल ईयर के स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं और अभी तक हमने देखा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ब्रांच वो है द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको और जानकारी और डिटेल से जानना है तो इसके लिए आप आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ये इस ब्रांच पे अल्ट्रा वायलेट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों को हम साथ में स्टडी करते हैं। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो रेंज है, वेवलेंथ है जिसमें हमें अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलते हैं वो है 200 to 400 nm। ओके, और विजिबल के 400 to 800 nm। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ लाइट नहीं है, लाइट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम यूजुअली जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट तो है ही, बट लाइट इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जिनको हम नहीं जानते। ओके, तो जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पर वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइट बहुत ही छोटा सा पार्ट है, विजिबल रीजन बहुत ही छोटा सा पार्ट है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ठीक है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को इस लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है ये मैं उस पार्ट को बता रही हूँ जहाँ आपके विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज और यूवी रेंज। यूवी का मतलब ही होता है अल्ट्रा वायलेट। विजिबल में आपने पढ़ा ही होगा कि जो विजिबल लाइट है वो 7 वेवलेंथ के कलर्स में, जो हम रेनबो के कलर्स बोलते हैं, बेसिकली दे आर द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो जब जिस सब्सटेंस पे पड़ती है तो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है और दूसरी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर हम कहते हैं। विबग्योर रेंज की ये जो विजिबल लाइट है ये 7 वेवलेंथ में बटी हुई है। ओके, इनके बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो ये विजिबल रेंज के अल्ट्रा वॉयलेट के पहले जो रेंज है, यानी कि 400 to 800 विजिबल रेंज है और 400 से लेकर 200 nm तक। nm इज़ व्हाट? nm इज़ नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इतने nm तक आपका है अल्ट्रा वायलेट। ओके, उसी तरीके से इंफ्रारेड रेडिएशन जो है 800 के बाद वाली। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको जानना है, तो आप उन लिंक पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम डिटेल से इस क्लास में जानेंगे। ओके, तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी एनर्जी की जो रेंज है वो 143 to 30 किलो कैलोरी पर मोल है। ओके, दैट मीन्स लगभग 600 किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन और टू मेक द इलेक्ट्रॉन टू गो टू अपर लेवल। ओके, तो अब इसको समझने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी रेंज है वो एनर्जी रेंज इस प्रकार से रहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने हायर ऑर्बिटल पे चला जाए, यानी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। इसका हम कहते हैं कि होमो से ल्यूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक। ठीक है, होमो ल्यूमो ये आपने पढ़ा होगा। और जब बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि जैसे ये फॉर एग्जांपल ये सिंपल मॉलिक्यूल हम लेते हैं ईथीन का। ईथीन, अब ईथीन के मॉलिक्यूल में क्या है कि 2 H हैं यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से, तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है सिग्मा, ये है नॉन बॉन्डिंग, और नॉन बॉन्डिंग मतलब अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसमें जो किसी बॉन्ड में भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन में होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग पाई, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर होता ये है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल पे पहुँचते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक नॉन बॉन्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको जब एनर्जी मिले तो ये पहुँच गया ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे। ठीक है, या फिर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी इतनी ज़्यादा मिली कि ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में पहुँच गया। या फिर पाई बॉन्ड का है इलेक्ट्रॉन, वो पाई के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुंच गया। तो कुल मिला के ये है कि होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तक पहुंच जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो इसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है अल्ट्रावायलेट, उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती हैं, आप जानते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और जो लाइट वेव एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर की मदद से, और फिर हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो सब्सटेंस है इसमें कौन सा ग्रुप है जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप या क्रोमोफोर हम कहते हैं। क्रोमोफोर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन की एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल हैं, सिग्मा बॉन्ड जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच के जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसका लैम्डा मैक्स जाता है 135 nm पर। 135 nm यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, करीब 26.6 किलो कैलोरी किलो जूल की एनर्जी लगती है। तो ये लगेगी, तो फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिली है, तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार पे यूजुअली जंप नहीं होता है। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि इसका जो रेंज है 135 nm, ये 135 nm जो है यूवी से आगे का रेंज है, यानी ये अल्ट्रावायलेट रीजन में नहीं आता है। इसलिए हम बोल रहे हैं इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो यूजुअली ये ट्रांजिशन नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड ट्रांजिशन जो है सिग्मा का स्ट्रॉन्गर होता है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होता है यूवी रीजन में। यूवी रीजन में जो ट्रांजिशंस होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला, सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये नहीं होता है। दूसरा, पाई टू पाई स्टार यानी पाई के एंटी बॉन्डिंग में ये होता है, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई, तो पाई टू पाई स्टार के उसको हम कहते हैं के बैंड, के बैंड, और इसको हम कहते हैं आर बैंड, आर बैंड। ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है क्योंकि ये एनर्जी गैप कम है, और नॉन बॉन्डिंग टू पाई ट्रांजिशन होता है क्योंकि ये भी एनर्जी गैप कम है। ओके, पाई टू पाई स्टार भी अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो पाई टू पाई स्टार भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये दोनों होते हैं के बैंड और आर बैंड की। ओके, तो अगर हम एक सिंपल यूवी ग्राफ देखें, परसेंटेज ट्रांसमिशन और लैम्डा मैक्स के बीच में ये ग्राफ है सिंपल किसी भी कंपाउंड का, तो यहाँ पर आपको जो लैम्डा मैक्स मिल रहा है, ओके, ये लैम्डा मैक्स हाई एंड परसेंटेज ट्रांसमिशन यहाँ पर लैम्डा मैक्स 195 पे मिल रहा है पाई टू पाई स्टार, इसको हम कहेंगे के बैंड। ओके, और आगे जाके लैम्डा मैक्स यहाँ पर 274 nm पे मिल रहा है, ये है एन टू पाई स्टार वाला पे, ये है आर बॉन्ड। ओके, तो ये है परसेंटेज ट्रांसमिशन। हम यूजुअली यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन। हमने देखा था पिछले वाले आईआर वीडियो को, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी देखा था कि यूजुअली हम एब्जॉर्बेंस नहीं यूज़ करते हैं, हम ट्रांसमिटेड लाइट को, क्योंकि एब्जॉर्ब कितनी लाइट हो गई है ये हमें पता लगाना मुश्किल है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर हम देखेंगे तो सिंपल है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर आपका जो यूवी लाइट का सोर्स रहता है वो रहता है, यूवी लाइट का सोर्स जो है वो सैंपल से हम गुजारते हैं, और सैंपल से गुजारने के बाद जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको छोड़ के जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो हम डिटेक्टर से देखते हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई वो हमें पता चलना मुश्किल है, वो हमें माइनस करके पता चलेगा, लेकिन यूजुअली जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो हमें डायरेक्ट रिकॉर्ड हम कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको परसेंटेज ट्रांसमिशन के फॉर्म में लेते हैं। बियर ने और बियर लैम्बर्ट्स लॉ दिया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रांसमिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I/I0। ओके, I0 इज व्हाट? I0 is the incident radiation, intensity of the incident radiation, and I is the intensity of the emitted यानी transmitted radiation। तो कुल मिला के हम यहाँ से absorbance निकाल सकते हैं और transmittance निकाल सकते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन है इसको डिफाइन करने के लिए बियर और लैम्बर्ट ने एक लॉ दिया था, जिसे हम कहते हैं बियर्स लैम्बर्ट लॉ। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी भी ब्रीफली हम इसको देखते हैं कि एब्जॉर्बेंस, हम ट्रांसमिटेंस के टर्म पे काम करते हैं और हमें पता है कि ट्रांसमिटेंस जो है वो एब्जॉर्बेंस का रेसिप्रोकल है। सिंपल सी बात है कि जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी उतनी कम लाइट ट्रांसमिट होगी, और जितनी कम लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी उतना ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, ये जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ को, क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सैंपल पे, और ये डिपेंड करता है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी यानी एप्सिलॉन पे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एब्जॉर्बेंस, A इज एब्जॉर्बेंस, और ये एब्जॉर्बेंस होता है माइनस लॉग I0/I, जो मैंने अभी आपको रिलेशनशिप बताया था। I0 इज द इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, I इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन दैट इज एमिटेड फ्रॉम द सैंपल, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जिस भी सब्सटेंस का हमको UV स्पेक्ट्रा लेना है, यूजुअली हम उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और वो जो सॉल्यूशन है मोल पर लीटर में रहता है, उसका कंसंट्रेशन, उसको हम लेते हैं C के फॉर्म में। L जो है हम सैंपल को किस में लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट में एक क्यूवेट रहता है, टेस्ट ट्यूब जैसा क्यूवेट, स्पेशल मटेरियल से, बोरोसिलिकेट से बना हुआ। इस क्यूवेट में ये जो लेंथ है यानी लाइट जिस लेंथ से पास कर रही है, यानी बेसिकली वो ब्रेड्थ रहता है, तो जो लेंथ है ये लेंथ आपका रहता है L। ये आपका जब क्यूवेट आता है उसका लेंथ जो है उसमें पर्टिकुलर इंस्क्राइब रहता है, जैसे यूजुअली ये 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, यानी वो सब्सटेंस पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना लाइट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, मतलब आपने सॉल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने 50 ml सॉल्यूशन यहाँ पर बनाया। ठीक है, आपने 1 मोल सब्सटेंस डाला, अब इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी मोल 1 cc हमने सॉल्यूशन लिया, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कितनी UV रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज एप्सिलॉन, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। C और L भी यूजुअली कांस्टेंट आपका रहता है, लेंथ कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन आप इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो UV रेडिएशन के बेसिकली यूज़ होता है आपके एल्केन या एल्कीन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम या क्रोमोफोर। क्रोमोफोर हम किसे कहते हैं, ये 2 बार मैंने यूज़ कर लिया है टर्म, लेकिन अभी तक आपको समझाया नहीं है। क्रोमोफोर हम कहते हैं उस पार्ट को, मॉलिक्यूल के उस पार्ट को जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यूजुअली ये फंक्शनल ग्रुप होता है या पाई बॉन्डिंग होती है, जैसे कि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, उस पार्ट को हम कहते हैं क्रोमोफोर। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ UV एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके आगे हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन क्रोमोफोर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम वुडवर्ड फिशर लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के कितना आपका आएगा, UV एब्जॉर्बेंस कितना आएगा। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच कर सकते हैं या हम उसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, यानी जो स्पेक्ट्रा हमें मिला है UV स्पेक्ट्रा, उसको इंटरप्रेट कैसे कर। तो जस्ट इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट एंड कमेंट बिलो। आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या टॉपिक समझ में नहीं आया है, आगे आप क्या क्या इसमें पढ़ना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़, गेटिंग अपडेटेड। अभी मैं आगे इसके और चैप्टर्स भी डालूंगी ऑनलाइन, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लिक द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।